हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। आज का ऑप्टिमिज्म का ज्ञान है टेक रिस्क इन योर लाइफ। इफ़ यू विन यू कैन लीड, इफ़ यू लूज़ यू कैन गाइड। इसका मतलब ये है कि हमको कभी भी चुनौतियों का सामना करने से डरना नहीं चाहिए, हमको हमेशा रिस्क लेना चाहिए। अभी आप न्यूली हो सकता है कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे कि अभी न्यूली कॉलेज पास आउट होंगे, तो मन में ये रहता है कि हमको ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि नहीं, हमारा होगा या नहीं होगा, है ना। तो इस तरह जो भी हमारी सोच है, देखिए यदि आप जीतेंगे या तो रिस्क लेंगे तो या तो आप जो पाना चाहते हैं वो पा जाएंगे, और यदि वो नहीं पाए तो आप अपने जीवन में सीखेंगे और उस सीख को आप आगे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ का मोटो है, एजुकेशन इज़ लाइट एंड फील डेड लाइट ऑलवेज। तो फिर यही हमारा आज का ऑप्टिमिज्म का ज्ञान क्या हुआ। टेक रिस्क इन योर लाइफ। इफ़ यू विन यू कैन लीड, इफ़ यू लूज़ यू कैन गाइड। आ जाइए आज के हमारे सेशन में जो है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जुलाई 2021 पार्ट 1। विच डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़ रैंक्ड फर्स्ट इन पीएम मातृवंदना योजना। यदि एग्ज़ाम में पीएम मातृवंदना योजना में छत्तीसगढ़ को कौन सी पोजीशन मिली है और छत्तीसगढ़ के कौन सी डिस्ट्रिक्ट को पोजीशन मिली है, रैंकिंग मिली है, तो उसका आंसर होगा दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा सिक्योर्स फर्स्ट रैंक इन पीएम मातृवंदना योजना। अब हम देखते हैं कि पीएम मातृवंदना योजना है क्या। तो इट इज़ अ मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम being implemented in all districts of the country with effect from 1st January 2017। डेट बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डायरेक्टली डेट पूछ दिया जाता है। इसलिए पीएम मातृवंदना योजना, तो मातृवंदना योजना से ही पता चल रहा है कि मैटरनिटी से रिलेटेड है। डेट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है डेट, और डेट है 1 जनवरी 2017। फिर उसके बाद जो आपको जानना इम्पॉर्टेंट है वो है इट इज़ ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम being executed by the Ministry of Women and Child Development। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है? देखिए, जो स्कीम होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, दो स्कीम होती है, ठीक है। लक्ष्मीकांत में आपने पढ़ा होगा, है ना। एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है और एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है। तो इनका डिफरेंस क्या है? जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है उसके लिए यूनियन गवर्नमेंट पूरा खर्च उठाता है, ठीक है। 100% जो है पूरा जो खर्च है वो यूनियन गवर्नमेंट उठाता है। लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है वो जो है डिवाइड होती है, यानी कि उसका रेशियो होता है। यदि 60% स्टेट गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट उठा रहा है तो 40% स्टेट गवर्नमेंट उठाएगा। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए होता है 90:10, यानी कि 90 यूनियन गवर्नमेंट और 10 जो है स्टेट गवर्नमेंट, है ना। यूटीज़ के लिए होता है 100% यूनियन गवर्नमेंट उठाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा आई थिंक कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अब यदि कहीं आएगा तो इसका मतलब समझना कि राज्य और केंद्र दोनों खर्च उठाएंगे, और यदि सेंट्रल सेक्टर आएगा तो इसका मतलब आप ये समझ जाना कि पूरा खर्चा जो है यूनियन गवर्नमेंट उठाएगी, ठीक है। तो पीएम मातृवंदना योजना यदि आता है, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हैं ये इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये सब आपको याद रहें। तो अब पीएम मातृवंदना योजना डेट आपको याद करनी है, जो कि 1 जनवरी 2017 है, और जो सेकेंड है वो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। देन सेकेंड न्यूज़ है हमारी भूमिका। यदि ये आता है तो यदि एग्ज़ाम में आता है कि ये क्या है ना, तो ये है इट इज़ ए छत्तीसगढ़ी शॉर्ट फिल्म।
किस पे? ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन पे है, टीकाकरण है ना, इस पे है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर कौन है? संजय भारद्वाज। बस इतना ही है इसमें जो जानने के लिए है, ठीक है। थर्ड न्यूज़ है आलोक चक्रवाल, हाल ही में न्यूज़ में थे, किस से रिलेटेड हैं, इस तरह से पूछ सकता है। तो ये अभी न्यूली अपॉइंट हुए हैं एज अ वाइस चांसलर ऑफ गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, ठीक है। फोर्थ न्यूज़ है कैप्टन कूल ऐप। तो कैप्टन कूल ऐप ये क्या है? ये जो है इट इज़ लॉन्च्ड बाय छत्तीसगढ़ एनवायरमेंट मिनिस्टर मोहम्मद अकबर, ठीक है। किसके द्वारा लॉन्च की गई है? छत्तीसगढ़ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है, पर्यावरण मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और किसके द्वारा? तो जो हमारे पर्यावरण मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद अकबर, ठीक है। किस लिए है? which helps people to embrace a lifestyle with lesser carbon emitting device। तो कुछ याद करने के लिए है कैप्टन कूल से आपको क्या याद करना है? कार्बन एमिटिंग डिवाइस। एग्ज़ाम में आप इजीली रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आप ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ, जो आपको याद करना है वो जो है मैं हाईलाइट करूँगी, उसको आप लोग जो है याद करना, ठीक है। तो कैप्टन कूल ऐप में आपको क्या याद करना है? लेसर कार्बन एमिटिंग डिवाइस, ठीक है। किसके द्वारा? एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। जब कार्बन की बात आती है तो डायरेक्टली आप रिलेट कर सकते हैं किससे? एनवायरमेंट से, बस, है ना। फिर ये जो ऐप है इट हैज़ अ 2 फंक्शंस। व्हाट आर दे? फर्स्ट फंक्शन ये है इट कैलकुलेट्स कार्बन एमिशन। किस तरह और कहाँ? तो कार्बन एमिशन कहाँ ये कैलकुलेट करेगा? बाय हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड अप्लायंसेस लाइक टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड लैपटॉप्स। यानी कि जो हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस होते हैं उनमें जो कार्बन एमिशन होती है ये उसको ही क्या करेगा? कैलकुलेट करेगा, ठीक है। दिस विल मेक पीपल गो लेस फॉर डिवाइस विच एमिट हाई कार्बन। इसका मतलब ये कैलकुलेट किया, ये बताया कि इसमें जो है इन चीज़ों में ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है, ठीक है, इन इलेक्ट्रिक। तो ये क्या करेगा? ये लोगों को जागरूक करने के लिए है ये कि इनमें ज़्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है, इसका यूज़ कम कीजिए, इस तरह से, ठीक है। फिर सेकेंड फंक्शन इसका क्या है? इट एक्ट एज अ कार्बन एमिशन रिड्यूसर। रिड्यूसर कैसे हुआ? जब ये कैलकुलेट करके बता दिया, अब ये बताया कि इसमें कम कीजिए, तो कम कीजिए इसका मतलब ऑटोमेटिकली इसका एक फंक्शन क्या हो गया? इट एक्ट एज अ कार्बन एमिशन रिड्यूसर। किस तरह से? टू गाइड द सिटीजन्स टू यूज़ अप्लायंसेस एंड डिवाइस विच एमिट लेस कार्बन, कि ऐसे अप्लायंसेस को यूज़ कीजिए जो कि लेस कार्बन एमिट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है नक्सलिज्म इन छत्तीसगढ़। तो मुंगेली को हाल ही में नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है, ठीक है। मुंगेली हैज़ बीन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। जब हम नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो वो ओवरऑल छत्तीसगढ़ में नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट और वी कैन से रेड कॉरिडोर्स इन छत्तीसगढ़ आर 14, ठीक है। तो वो 14 कौन कौन से हैं? बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव। इसका मतलब आप ये देख लीजिए, यदि हम आपने क्या बोलते हैं, जब छत्तीसगढ़ का 5 रीजन्स आपने जो पढ़ा होगा उसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारा बस्तर रीजन है वो पूरा नक्सल अफेक्टेड है, ठीक है। फिर उसके बाद रायपुर रीजन, दुर्ग रीजन, इस तरह से हम देखते हैं कि कौन कौन से किस तरह से। तो 5 जिससे आपको याद हो जाए मैं इस तरह से बताती हूँ, ठीक है। हम साउथ से वेस्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो बस्तर रीजन में तो सभी हैं, देख लीजिए, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, ठीक है। देन आ जाइए रायपुर रीजन में। तो रायपुर में कौन कौन से हैं? धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, ठीक है। क्या है ना, ग्राफ से हमको याद हो जाता है, ठीक है, मैप से हमको याद होता है। देन आ जाइए दुर्ग रीजन में। तो दुर्ग रीजन में कौन है? कबीरधाम, राजनांदगांव, ठीक है। देन आ जाइए किसमें?
बिलासपुर रीजन में, तो बिलासपुर रीजन में हाल ही में मुंगेली को डिक्लेयर किया गया है, ये पहले नहीं था, अभी डिक्लेयर किया गया है कि ये जो है नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद सरगुजा रीजन में आ जाइए, तो वहाँ से क्या कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, बलरामपुर। तो इस तरह से आई थिंक अब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा यदि इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो। फिर यदि एग्जाम में और डीप में यदि पूछा तो ये पूछ सकता है कि सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम किससे रिलेटेड है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ठीक है, और जो नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यदि एग्जाम में आया सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम क्या है, किससे रिलेटेड है, कौन से ईयर में ये लॉन्च हुई, तो ये 2017 में लॉन्च हुई है। ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है, और किस लिए है ये, किससे रिलेटेड है, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म मैनेजमेंट से रिलेटेड है कि कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि सभी राज्य की जो पुलिस है वो तो देखती ही है। ठीक है, और ये जो सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर होता है इसमें क्या होता है कि पुलिस मॉडर्नाइजेशन होता है, यानी कि पुलिस को जो है जो नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस जो तैनात होती है उनको क्या बोलते हैं, थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट होती है उनकी। स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ में स्टेट तो अपनी तरफ से एफर्ट करती ही है नक्सलिज्म को मैनेज करने के लिए, और वी कैन से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को मैनेज करने के लिए, लेकिन साथ में यूनियन गवर्नमेंट की जो वी कैन से होम मिनिस्ट्री जो है ये सब देखती है। ठीक है, तो यदि कुछ पूछेगा डीप में तो ये पूछ सकता है कि सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम जो है किससे रिलेटेड है। तो आई थिंक अब आपका कोई भी क्वेश्चन इस एरिया से गलत नहीं होगा, है ना। देन सिक्स्थ न्यूज़ है हमारी स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये आप ध्यान से सुनना, ये पॉलिटी में आप पढ़े होंगे लक्ष्मीकांत में, उसमें भी दिया है। साथ में यदि आप सिलेबस को फॉलो किए हैं, सिलेबस में देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनना। ठीक है, जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है तो इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, तो जो याद करना है पॉइंट वाइज याद कीजिए। ठीक है, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो अच्छा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन सबसे पहले जो याद करना है वो क्या है, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, देन स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, तो आर्टिकल नंबर 243I of the constitution mandated the state governor to constitute a finance commission every 5 years। तो जो अब याद करना है वो ये है आर्टिकल नंबर 243I, जो कि ये जो है प्रोवाइड करता है मैंडेट, इट इज़ मैंडेटरी दैट स्टेट गवर्नर, कौन, गवर्नर जो है फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कब, एवरी 5 ईयर्स। ठीक है, साथ में आर्टिकल नंबर 243Y वाई इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, वाई स्टेट्स दैट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243I shall also review the financial position of the municipalities and make recommendations to the governor। इसका मतलब ये है 243Y क्या बोल रहा है कि जो फाइनेंस कमीशन 243I के अंडर बनाई जाएगी वो जो है म्यूनसिपालिटी का भी काम देखेगी, साथ में वो रिपोर्ट किसको करेगी, गवर्नर ऑफ द स्टेट। ठीक है, देन आता है हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 है क्या। ठीक, तो इसमें क्या हुआ था कि इट हैज़ एडेड अ न्यू पार्ट, कौन सा पार्ट, पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन। टाइटल क्या है उसका, द पंचायत, और वो कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल नंबर 243 से 243O। ठीक है, और साथ में ये 11th शेड्यूल भी ऐड किया है। तो क्या आपको याद करना है 73rd में जो याद करना है वो है ये क्या क्या ऐड किया है, पार्ट 9 जिसका टाइटल क्या है, द पंचायत, जो कि 243 से लेकर के 243O तक है, और 11th शेड्यूल। ठीक है, देन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992,
ये क्या बोलता है, ये जो है इंट्रोड्यूस क्या किया है, पार्ट 9A, वो क्या था 73rd पार्ट 9 था, और ये क्या है पार्ट 9A, जो कि किसके बारे में, वो पंचायत, द पंचायत, और ये किसके बारे में, म्युनिसिपैलिटीज़ के बारे में, ठीक है। और वो क्या था 243 से लेकर के 243O तक था, तो ये कहाँ से है 243P से 243ZG तक, ठीक है। देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन का रोल क्या है, काम क्या करता है, गठन तो कर दिया गया लेकिन काम क्या करता है ना। तो इट हैज़ अ फंक्शंस सिमिलर टू द सेंट्रल फाइनेंस कमीशन। अब पहले हम देख लेते हैं कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन क्या होता है, ठीक है। तो जो, और वी कैन से यूनियन फाइनेंस कमीशन, नेशनल फाइनेंस कमीशन, और सिंपली से फाइनेंस कमीशन, ठीक है। अभी जो है प्रेजेंट में 15th फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ है, ठीक है। रिसेंट आई मीन टू से 2017 में, जो कि जिसके प्रेजेंट चेयरमैन है NK सिंह। एग्ज़ाम में यदि आएगा तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो है फाइनेंस कमीशन जो है, फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो गवर्नर के द्वारा, और जो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, जो फाइनेंस कमीशन है वो प्रेसिडेंट के द्वारा। वो जो है क्या बोलते हैं, ये फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल नंबर 280 में है, और वो किस में है, आर्टिकल नंबर 243I में, ठीक है। डेट डिवाइड्स द सेंट्रल टैक्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि करता क्या है, ये सेंट्रल टैक्स को डिवाइड करता है, किसके बीच, यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड करता है, ठीक है। समझ में आया। तो ये क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन का फंक्शन क्या है, सिमिलर टू डैट ऑफ सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, ठीक है। देन तो अब आप जान गए हैं फाइनेंस कमीशन का काम क्या है, तो वो भी वही काम करता है, लेकिन ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टैक्स को डिवाइड किया, लेकिन स्टेट किसके बीच में डिवाइड करता है, देखिए इधर पे, इट एलोकेट्स रिसोर्सेज ऑफ अ स्टेट टू इट्स पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल 3 लेवल्स इन टर्म्स ऑफ टैक्स, ड्यूटीज, लेवीज टू बी कलेक्टेड बाय द स्टेट एंड द लोकल बॉडीज़। इसका मतलब ये है कि जो फाइनेंस कमीशन है वो सेंट्रल और स्टेट के बीच में टैक्स को डिवाइड करता है, लेकिन जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो स्टेट और लोकल बॉडीज़ क्या हो जाती हैं हमारी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूनसिपालिटीज़, ठीक है। ऑल 3 लेवल्स, यानी कि जनपद लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, और जो है यानी कि ग्राम पंचायत, ठीक है। तो देन हमारे पास क्या आता है, तो अभी हम न्यूज़ इतना जो डिस्कस किए स्टेट फाइनेंस कमीशन, हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में ये जो है न्यूज़ में आया है कि छत्तीसगढ़ स्टेट 4th फाइनेंस कमीशन का गठन होने वाला है, ठीक है, जो कि जो है जिसके न्यू चेयरमैन, जब गठन होगा तो चेयरमैन भी होंगे, तो चेयरमैन जो है शर्जिएश मिंज जी को बनाए जाने की घोषणा हुई है। अभी ये जो है बनाए नहीं गए हैं, केवल घोषणा हुई है, क्योंकि 4th फाइनेंस कमीशन का गठन अभी हुआ नहीं है। तो अभी प्रेजेंट में क्या है, 3rd फाइनेंस कमीशन ही चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेबल में देखिए, ये टेबल में ये है कि छत्तीसगढ़ स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में 1st, 2nd, 3rd, ठीक है, उसके बारे में कब इसका गठन हुआ और कौन इसके चेयरमैन रहे हैं। तो देखिए छत्तीसगढ़ स्टेट फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब बना, 22 अगस्त। मैंने आपको बताया हिंदी में जो है डेट को याद किया करो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे आप हिंदी मीडियम के, लेकिन हिंदी में जब आप डेट याद करेंगे तो वो ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। तो 22 अगस्त 2003 और वी कैन से 22 अगस्त 2003। तो इसके चेयरमैन कौन थे, TS सिंहदेव और वीरेंद्र पांडे। कुछ दिन के लिए जो है सिंहदेव जी थे, फिर उसके बाद में वीरेंद्र पांडे जी को बना दिया गया था, ठीक है। सेकेंड फाइनेंस कमीशन
23 जुलाई 2011 यानी कि 23 जुलाई 2011। कौन है कौन था चेयरमैन? अजय चंद्राकर। थर्ड फाइनेंस कमीशन कब बनी? 20 जनवरी 2016, जिसके चेयरमैन हैं चंद्रशेखर साहू। ठीक है। देन हम अब ये जानते हैं, ये जो है मेंस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये प्री के लिए इम्पॉर्टेंट, साथ में इंटरव्यू के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देख लीजिए कि इसका गठन कैसे होता है। और वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो इट हैज़ बीन, जैसे कि मैंने बताया कि स्टेट फाइनेंस कमीशन 243I के अंडर बनता है। ठीक है। और अब छत्तीसगढ़ स्टेट फाइनेंस कमीशन की जब बात हो रही तो ये कौन से आर्टिकल के अंडर बना है? तो ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 243I ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, छत्तीसगढ़ स्टेट फाइनेंस कमीशन एक्ट 1994 एंड छत्तीसगढ़ स्टेट फाइनेंस कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। वेरी इम्पॉर्टेंट। ये मेंस आंसर राइटिंग में जो है बहुत आपके लिए जो है बहुत मदद करेगा यदि आप ये फैक्ट्स याद रखेंगे तो। ठीक है, यदि क्योंकि आप जब आर्टिकल्स को डायरेक्टली कोट करते हैं तो ये वैल्यू एडिशन का काम करता है। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, आर्टिकल 243I छत्तीसगढ़ स्टेट फाइनेंस कमीशन एक्ट 1994, देन छत्तीसगढ़ स्टेट फाइनेंस कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। इन ये 3 आर्टिकल्स के अंडर छत्तीसगढ़ स्टेट फाइनेंस कमीशन बना है। ठीक है, यहीं पे हमारा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जुलाई 2021 पार्ट 1 कंप्लीट हुआ।